हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। क्या आप जानते हैं कि जो सेल है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, तो यही सेल में क्या होता है, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और रिप्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके इन सब एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम इसके अंडर में आने वाले ग्रोथ के प्रोसीजर को, डेवलपमेंट के और रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को समझने में काफ़ी कुछ सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मैं अपनी नॉलेज के द्वारा, मेरी एक कोशिश रहती है कि अपने सभी स्टूडेंट्स के डाउट को विथ कंसेप्ट पूरा क्लियर कर सकूं। तो मेरे इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। तो जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि आज हम एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपका सेल कंप्लीट किया, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट किया, जो कि एनसीईआरटी 11th की आपका थर्ड यूनिट है। उसमें हमारा 2 टॉपिक फिनिश हो चुके हैं। सेल को हमने करीब पार्ट 10, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट इस तरह पार्ट 10 तक में कवर किया है। और इसी तरह बायोमोलिक्यूल्स भी हमने 5-6 वीडियोस में कवर किए हैं। तो आज हमारा है प्रोसीजर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनी हुई है। अब सेल है एक ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं और टिश्यू से आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का होता है। तो इस तरह हमारा प्रोसीजर चलता है। तो अब हमारा जो सेल है, सेल डिवीजन क्यों इम्पॉर्टेंट है? सेल है, सेल बनी हमारे मतलब बॉडी में बनती है, बिगड़ती रहती है, डिजनरेट होती रहती है, जनरेट होती रहती है। तो अब सेल साइकिल क्यों इम्पॉर्टेंट? सेल साइकिल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारी सेल को क्यों डिवाइड करना होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे कि सेल क्यों डिवाइड करती है। ठीक है, तो सेल डिवीजन किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसके बेस पे कि हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल, तो अब ह्यूमन बॉडी है या फिर आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी ग्रोथ कैसे होगी? अगर सेल साइकिल नहीं चलेगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्रोथ होती है तो कोई आपका आपका एडल्ट या स्टर्डर में कन्वर्ट होता है, यंगर में फिर आपका एडल्ट, ऐसे आपकी क्या डिफरेंट स्टेज होती है। तो वो स्टेज हमारी ग्रोथ को बिलोंग करती है कि किस तरह हम अपने सीक्वेंस वे में ग्रोथ कर रहे हैं। कोई छोटा बच्चा है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, यंगर में कन्वर्ट होता है, फिर वो आपका जेनियस हो जाता है, फिर आपका एक टाइम आता है वो ओल्ड एज में भी आ जाता है। तो ये सारा हमारा सेल की एक्टिविटी की वजह से ही होता है। सेल में साइकिल होता है जिसकी वजह से सेल डिवीजन होता है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है और रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोड्यूस क्या होता है? अपनी ही जैसी जनरेशन को आप क्या करने का, क्रिएट करने का। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी होती है। नहीं तो एक सेल बन गई और वो सेल ने अपना लाइफ साइकिल किया और फिर डैमेज हो गई, फिर इसके बाद कुछ उसका आगे क्या कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो सेल अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए या फिर अपनी मेटलिटी को कंटिन्यू करने के लिए वो क्या करती है, सेल साइकिल में जाती है और सेल डिवीजन की प्रोसीजर को करती है। अब जो हमारा सेल साइकिल है ये हमारे 2 फेज में होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ह्यूमन सेल में जो आपका है सेल साइकिल, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। और आपका ये देखो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल साइकिल जो है ह्यूमन सेल में इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 24 आवर होता है। वही आपका ईस्ट सेल में 90 मिनट यानी कि आधा घंटा और 30 मिनट। और आपका ई कोलाई में 20 मिनट होता है। तो सब में आपका सेल साइकिल का टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में आपका 24 आवर्स और ये। अब इसमें क्या होता है, ये कोई सेल है, ठीक है, उसमें 2 फेज होती है।
एक आई फेस और एक एम फेस। आई फेस जो होती है वो आपकी क्या होती है, नॉन डिवाइडिंग फेस होती है। क्या होती है, नॉन डिवाइडिंग फेस। जबकि आपका एम फेस जो होती है वो डिवाइडिंग फेस होती है। एम फेस में ही आपके माइटोसिस मियोसिस दो डिवीजन होती है, सेल डिवीजन फर्दर डिवाइड टू टू टाइप ऑफ डिवीजन, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो आपका जो एम फेज है इसी में आपके माइटोसिस और मियोसिस होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको देखेंगे वन बाय वन। जो आपका एम है ये एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, वन डायरेक्शनल होती है, ठीक है। क्या, सेल साइकिल जो एक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, ऐसे आती है, ये यहाँ से ऐसे चलती है, वन डायरेक्शन है, ठीक है। कभी भी ये क्या होती है, रिपीट नहीं करती है। एंड आपका ये से यहाँ आएगा, ठीक है। अब जो आई फेस है इसको भी हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट रहता है आपका, एक तो रहता है G1 एस फेस और यहाँ पर G2। इनका भी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जीवन में कितना टाइम लगता है, जीवन को और क्या कहते हैं आपका, और जीवन में क्या क्या आपके चेंजेस होते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो ये सब हम सेल साइकिल के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा सेल साइकिल, ठीक है, सेल साइकिल आपको 2 पार्ट में डिवाइड होता है, आई फेज और आपका एम फेज, ठीक है। आई फेज को हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं, और जो कि आपका 3 फेज में फर्दर डिवाइड रहता है, G1 फेज, S1 और G2 फेज। तो जो आपका जीवन होता है, जीवन फेज जो होता है वो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें पता है कि मतलब ये जो पूरा 24 आवर का होता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में। तो आपका जो जीवन है वो 11 आवर का होता है, और ये कितने का होता है, और ये आपको 4 आवर का होता है, ठीक है। तो इतना मिला के आपका क्या होता है, ये सारा क्या होता है 23 आवर का होता है। और जो माइटोसिस होता है वो केवल 1 आवर का होता है, ठीक है। जो भी आपका एम फेस है, सॉरी माइटोसिस नहीं, एम फेस, एम फेस आपका 1 आवर का होता है और ये 23 का होता है, ठीक है। ये 11 हुआ, ये 4 हुआ, कितना हो गया 15, और 15 के बाद कितना बचा आपका, बाकी का ये यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपका जीवन, ठीक है, जीवन को हम क्या बोलते हैं, प्री सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं और पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एम के बाद आता है, क्योंकि ये वन डायरेक्शनल है, ठीक है। कभी भी एम के बाद जीवन आएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल है, तो ये ऐसे आता है। तो जीवन 11 आवर में पूरा होता है और प्री सिंथेटिक फेज है, और इसे पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, और आपका क्या कहते हैं, गैप भी कहते हैं, सिंपल गैप भी कहते हैं, फर्स्ट गैप बिटवीन किसमें, आपका एम फेज और एस फेज। एम फेज और एस फेज के बीच का जो गैप होता है उसे जीवन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जीवन क्योंकि 11 आवर में होता है, तो इसमें क्या होता है, सारे सेल ऑर्गेन डुप्लीकेट करते हैं। कौन कौन से, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, प्लास्टिड है, आरएनए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, यहाँ पर डुप्लीकेशन का काम करते हैं। अब ये देखो जो सेल साइकिल है उसमें क्या होता है कि जब सेल डिवीजन के लिए, अब ये क्या है, प्रिपेयरिंग, इसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग फेज, ठीक है। और ये आपका क्या है, डिवीजन पे, एम जो होता है वो मेच्योर फेज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रिपेयर करती है अपने आप को सेल डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल शादी होती है, या फिर आप कहीं बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ट्रिप पे आप एक ही दिन के लिए रेडी नहीं हो जाते हो। ट्रिप में जाने के लिए आप वहाँ का क्लाइमेट देखते हो, जहाँ ट्रिप में जा रहे हो, फिर वहाँ पर आपको क्या क्या सामान लगेज लगने वाला है वो आप कलेक्ट करते हो, फिर आप अपनी टिकट वगैरह को देखते हो, और फिर आप अपना टाइम ड्यूरेशन देखते हो कि 1 वीक के लिए जा रहे हो, 2 डेज के लिए जा रहे हो। तो ऐसी वो प्रिपरेशन होती है जब आप उसे वहाँ ट्रिप पे जाने से पहले। तो ये भी डिवीजन से पहले जो आई फेस होती है वो क्या होती है, प्रिपरेटिव फेस होती है, यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। तो उसमें ही आपका जीवन फेस है, जो कि जिसे गैप फेस भी बोलते हैं, और गैप किसके, आपका एम फेस और एस फेस के बीच में, ठीक है। और आपका प्रो सिंथेटिक फेस भी बोलते हैं, और आपका पोस्ट माइटोटिक फेस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, ऑल सेल ऑर्गेनेल, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, ये सब क्या करते हैं, डुप्लीकेशन करते हैं, यानी कि सब 2 बार। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 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 एक टीचर आपको क्लास में एक पेज देती है और बोलती है
कि इस पेज को आपको 2 पार्ट में कन्वर्ट करना है, मगर इसे फाड़ना नहीं है, ना ही इसे फाड़ना है, ना ही इसे राइट डाउन करना है। तो आप क्या करोगे, आपको एक पेज में सिलेबस लिख के दिया गया और टीचर ने बोला है कि इसे आपको अपने दोस्त को फॉरवर्ड करना है, तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? या तो आप उसका जीरोक्स कराओगे या फिर उसका फोटो लेकर अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे करोगे। ये सब तो आपका क्या, जो अभी करंट के जो हमारे सोर्सेज है वो सब है। फॉर एग्जाम्पल, जब पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे तब आप कैसे करते? तब आप क्या करते कि उस पेज का जीरोक्स निकलवाते और फिर एक कॉपी अपने दोस्त को दे देते और एक अपने पास रखते। तो ऐसे ही कि जो अब ये क्या है, डिवाइड करने वाली, यानी कि इसके पास जो कुछ भी है वो उसको क्या करेगी, डुप्लीकेट कर देगी, दो दो बना देगी। माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपका 2 है तो उसको 1 1 में कन्वर्ट कर देगी। ऐसे वो डुप्लीकेट करती है। 10 है तो 10 में कन्वर्ट करेगी। ऐसे डुप्लीकेट हो जाता है सारे सेल ऑर्गेनेल का। फिर आया आपका एस फेस या सिंथेटिक फेस। ये फेस में क्या होता है कि आपका, अच्छा G1 के बाद G2 देखेंगे, फिर हम एस देखेंगे। फिर G2 होता है, G2 4 घंटे का ही होता है। ये G1 की तरह बड़ा नहीं होता है 11 आवर का, ये केवल 4 आवर का होता है। और इसको क्या बोलते हैं, प्री मायोटिक फेज। इसको पोस्ट बोलते हैं, इसको प्री बोलते हैं, क्योंकि ये एस से बाद में आता है, ये एम के बाद आता है, इसलिए इसे प्री पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं। और ये एम से पहले आता है तो इसे प्री बोलते हैं, प्री माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये गैप किसके बीच में होता है, आपका एस फेस और एम फेस। अब ये एस और एम के बीच में है G2, तो ये इसका फेस होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको डुप्लीकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम वगैरह का। और इसमें क्या है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है। कौन सी प्रोटीन बनती है, ट्यूबुलिन। ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब आया आपका एस सिंथेटिक फेज। ठीक है। एस को सिंथेटिक फेज कहते हैं और ये क्या है, आपका G1 और G2 के बीच का पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस डुप्लीकेशन करता है और साथ में डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, जो कि आपकी किसमें, एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में सेंट्रोसोम होते हैं, प्लांट्स में नहीं होते हैं। और इनका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, साइटोसॉल में होता है। ठीक है। डीएनए का आपका डुप्लीकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा, जबकि सेंट्रोसोम्स का, क्योंकि सेंट्रोसोम एनिमल्स में होते हैं तो वो साइटोसॉल में उसका डुप्लीकेशन होता है। ठीक है। समझ में आया? यहाँ पर आपका जो ये आपका प्रिपरेटिंग फेज है वो 3 में, आपका जो आई फेस है आपका नॉन डिवाइडिंग फेस है वो 3 में डिवाइड है, आपका G1 एस G2 और एस। ठीक है। इसमें डिवाइड है और इसमें आपका 11 आवर है, 4 आवर है और बाकी का टाइम जो होता है वो एस फेस में होता है। क्या होता है G1 में, इसको क्या पोस्ट माइटोटिक भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका एम फेस के पहले होता है। ठीक है। एम फेस के बाद हो रहा है तो इसको प्री माइटोटिक कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल सेल ऑर्गेनेल डिवाइड करते हैं यानी डुप्लीकेट करते हैं और आपका G2 में भी वही होता है। एस में क्या होता है, सिंथेटिक फेस में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन मोस्टली न्यूक्लियस में होता है, जबकि एनिमल्स में सेंट्रोमियर्स होते हैं, उनका डुप्लीकेशन कहाँ होता है, जाके आपका साइटोसॉल में होता है। ठीक है। समझ आया? अब इसके बाद आपका आता है कि जो एम फेस है, अभी यहाँ पर ये हमने क्या देखा, प्रिपरेटिव फेस ना, तो उसमें G1 एस और G2 फेस। अब हमारा एम फेस। ठीक है। एम फेस को हम डिवाइडिंग फेस करते हैं। इसमें आपका जो सेल होता है वो 2 पार्ट में या इससे ज्यादा मोर देन में डिवाइड होता है। अब इसमें क्या होता है, 2 तरह का डिवीजन होता है। एक कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कल हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि न्यूक्लियस को कैरियॉन्स भी बोलते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस यानी कि जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस में होगा। ठीक है। और साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। समझ लगा कि डिवीजन जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। अब जो कैरियोकाइनेसिस होता है यानी कि डिवीजन जो न्यूक्लियस में होता है, किसका होता है, आपका 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। ये न्यूक्लियस के डुप्लीकेशन में होने वाली 4 स्टेज है। कौन सी, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। ठीक है। वहीं आपका साइटोकाइनेसिस में जो होने वाली है यानी कि साइटोप्लाज्म में होने वाली एनिमल्स में और प्लांट्स में। ठीक है। इन दोनों में अलग अलग
होती है। अब एनिमल्स में क्या होता है कि सेल्फ फेरोवस होती है। अब सेल्फ फेरोवस मेथड क्या होता है, जैसे कि ये कोई सेल है, ये क्या करती है, अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या करने लगती है, अंदर की तरफ प्रेशर पड़ने लगता है, ठीक है। तो आपका ये सेल है, तो ये अंदर की तरफ इस तरह करने लगता है, ठीक है। ठीक है, तो क्या है आपका एनिमल से क्या होता है, सेल्फ फेरोवस मेथड होती है। सेल्फ फेरोवस यानी कि कोई भी सेल है ऐसे, तो ये क्या होती है, अंदर की तरफ आपका क्या करनी, यहाँ पर जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, बाहर से अंदर की ओर, यानी कि क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं आपका सेंट्रीपिटल। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अब वही आपके प्लांट में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एनिमल सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि प्लांट सेल में अब सेल प्लेट कैसे बनती है, अब जैसे कि आपका सेंट्रोमियर्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपका डेस्मेटा बताया था, डेस्मेटा जो आपके प्लाज्मोडेटा से बनते हैं, डेस्मेटा यहाँ पर कुछ डेस्मेटा यहाँ पर अधूरे रह जाते हैं, बचे रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फैगोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। फैगोप्लास्ट होता है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं, किसका करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का, ठीक है। और यहाँ पर जो भी ये फोर्स लगता है, ये क्या करते हैं, यहाँ से इस डायरेक्शन में जाती है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, तो ये क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। समझ आया कि जो आपका एम फेस में डिवाइडेशन होता है वो कैरियो, आपका कैरियोनेसिस आप साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, एनिमल्स में मोस्टली फाउंड रहता है, और क्या रहता है आपका फेरोअर्थ मेथड, यानी कि बाहर से अंदर की ओर सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाती है, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है सेल प्लेट का, जो आपका डेस्मेटा होते हैं, वो डेस्मेटा यहाँ पर कुछ डॉट्स फॉर्म में रहता है, और वो क्या करते हैं, बाहर की ओर प्रेशर डालते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है। ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल वॉल है नहीं है एनिमल में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल होती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो सेल वॉल तो अंदर धंस नहीं सकती है। तो अंदर जो आपका डेस्मोमेटा होता है, वो क्या होता है, कुछ अवशेष आपके फाइलोप्लास्ट के डॉटेड डॉटेड होते हैं, वो सेंटर से बाहर की ओर आने लगते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस होता है। समझ आया यहाँ पर आपका। सेल साइकिल में मेन दो फेस होती है, एक होता है आई फेस, एक होता है आपका एम फेस। आई फेस में क्या प्रिपरेटरी फेस होती है, यानी कि सेल अपने आप को तैयार करती है डिवीजन के लिए, और एम फेस में डिवीजन हो जाता है, जो कि मोस्टली फर्दर टू टाइप होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस जो होता है वो मोस्ट प्रोबेबली सोमेटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जर्म सेल्स में होता है, ठीक है, इतना समझ आया। और उसमें आपका G1, G2 और S, ठीक है। अब हम आते हैं आपका एम फेस में भी हमने देख लिया कि आपका कैरियोनाइसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दो होता है। कैरियोनाइसिस में क्या होता है आपका कि 4 डिवीजन किसका होगा, न्यूक्लियस का होगा, जो कि 4 कंडीशन होती है आपकी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जबकि साइटोकाइनेसिस में एनिमल्स में डिफरेंट होता है, कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, क्योंकि कैसा होता है वो बाहर से अंदर की ओर होता है। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेट करती है और स्पिंडल फाइबर बनते हैं, जो कि अंदर से बाहर की ओर जाते हैं, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है या सेंट्रीफ्यूगल टाइप होती है, ठीक है। अब आता है आपका माइटोसिस। अब हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस हमारा क्या है कि मतलब एनिमल्स और प्लांट, किसने डिस्कवर किया था माइटोसिस को, जो एनिमल्स में माइटोसिस फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं आपका इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, किसको, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक पेरेंटल सेल जो है वो आपके इक्वल टू डॉटर न्यूक्लियाई सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। और इसको एनिमल्स में किसने सर्च आउट किया था, आपके फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने किया था, जबकि प्लांट में स्टार बर्गर ने किया था, ठीक है। और फ्लेमिंग ने किया, और ये क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं, कहाँ, एनिमल्स में डिप्लॉयड प्रोसीजर होता है, और इसको सेंट्रिक और एस्ट्रेसेंट्रिक माइटोसिस कहते हैं। अब सेंट्रिक और सेंट्रिक
ठीक है। अब आपका स्टेप बर्गर इन्होंने बोला था कि प्लांट में आपका हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह की सेल में माइटोसिस होता है। ठीक है, तो माइटोसिस क्या सोमेटिक सेल्स में होने वाला डिवीजन है। एनिमल्स में इसे फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, जबकि प्लांट में स्टेप बर्गर ने किया था, और इन्होंने बोला था कि ये डिप्लॉइड सेल में परफॉर्म करती है। किसने? फ्लेमिंग ने बोला था। जबकि प्लांट में, जबकि स्टेबर्गर ने बोला था कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में क्या करती, परफॉर्म करती है। और ये सेंट्रिक होता है, और आपका ये क्या होता है, असेंट्रिक होता है। ठीक है। अब जैसे कि देखो, सब जो माइटोसिस है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। अब जैसे कि माइटोसिस है, माइटोसिस में दो फेस होगा, आपका आई फेस और डिविजनल फेस। आई फेस में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आएंगे। ठीक है, कैसे आएंगे? वन वन, जैसे कि आपको पता है, तो मेल एंड फीमेल, तो फादर एंड मदर में हम बोल सकते हैं। तो दो फादर के अब आपको पता है क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46, यानी कि 23 पेयर। हाँ, तो यहाँ पर आपका वन वन, यानी कि ये दो फादर से आए और ये दो टू टू, ये मदर से आए, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2n हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 2n। कोई भी सेल है वो डिवाइड होके ये एक सेल है, तो ये क्या है? 2n इज इक्वल टू क्या? डिप्लॉइड सेल है, और यहाँ पर 4 है, तो ये ऐसे ही आपके इक्वेशनल डिवीजन है। तो यहाँ पर भी आपका 2n इज इक्वल टू 4 और 2n इज इक्वल टू 4 का ही फॉर्मेशन होगा। समझ आया? ठीक है। तो माइटोसिस में आपका ये क्रोमोसोम्स है आपका 1 1 पेयर और 2 2 पेयर। ठीक है, किसमें? प्रिपरेटिव फेज में। आज जब डिविजनल फेज में होता है तो हमें मोस्टली पता है कि 46 होते हैं। अब उसको सिंगल देखेंगे, पेयर में 46 है, सिंगल देखेंगे तो 23। अब ये क्या है? ये आपका एक स्पर्म है जिसमें आपके क्रोमोसोम क्या है, और ये ओवम है। ठीक है, स्पर्म में आपका 1 से 23 है क्रोमोसोम, और वही प्रोसीजर आपका ओवम में है। अब इनमें आपस में क्या होता है? फ्यूजन होता है। तो क्या होता है? एक मेल का, एक या फादर और मदर, यहाँ पर ये दोनों जो है दोनों फादर के हैं, ये दोनों मदर के हैं। ठीक है, ऐसे पेयर में चलता है। कहने का मतलब है कि ये क्या है? पेयर में चलेगा। अब जैसे कि यहाँ सिंगल है तो ये फादर का है और ये मदर का है। यहाँ पे डबल है तो यहाँ 2f ये फादर के हैं, 2m ये मदर के हैं। ऐसे 3 में होगा 3 फादर के और 3 मदर के। 4 में भी ऐसे ही होगा कि 4 फादर और 4 मदर। तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स है, उसको हम अगर पेयर अनपेयर्ड करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, अब 23 क्रोमोसोम हो गया। अब देखो, जैसे कि हमें पता है कि 2 मेल और 2 फादर के और 2 मदर के, तब ये क्या हुआ? 1 से 23, तो यहाँ फादर का भी आएगा एक और एक मदर का आएगा। तो यहाँ एक फादर का क्रोमोसोम है, एक मदर का, तो ये क्या हो गया? होमोलोगस क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है, यानी कि एक फादर से आया, एक मदर से आया। अब अगर देखो ये 2 फादर के हैं तो वो दोनों कैसे ऐसे बन जाते हैं, ऐसे करके, पता है ना क्रोमोसोम का, ऐसे क्रॉस बन जाता है, सेंट्रोमियर बीच में आ जाता है। तो अब जब ये वाली आर्म यहाँ देखेंगे, ऐसे ही 2 ग्रुप में आ गए, पेयर में आ गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, बीच में सेंट्रोमियर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे आपका ऐसे। तो जब हमारे ये दोनों को हम पेयर करेंगे तो ये नॉन सिस्टर है। ये नीचे वाले जो होंगे वो तो आपके कैसे जाएगा? ये दोनों क्या होंगे? सिस्टर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। बट ऊपर की जो वन मॉम है ये नॉन सिस्टर को आइडेंटिफाई करेगा। समझ में आया है कि सिस्टर क्रोमोसोम है, नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर यानी कि जो नीचे के जो पेयर है, जो दोनों के दोनों, ये कैसे? फादर से ही आया है, मदर से ही, तो ये सिस्टर क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी कि होमोलोगस हो जाएंगे। और ऊपर वन आर्म और सेकेंड आर्म ये डिफरेंट हो गया, तो इसका आर्म, ये फादर के 2 है, उसका आर्म है, और ये मदर का, तो ये नॉन सिस्टर में होगा। ठीक है, नॉन सिस्टर में होगा तो यहाँ 2 क्रोमेटिड्स बनते हैं। क्रोमेटिड्स, अब देखो डिफरेंस देखो, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम ऐसा सिंगल स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिड बोल दिया तो क्रोमेटिड में क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। समझ गए? ये क्रोमेटिड हो गया। तो ये हमें समझ में आया कि माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, और क्या होता है कि सोमेटिक सेल में होता है। एनिमल्स और प्लांट दोनों में ही रहता है। प्लांट में जो था वो स्टार बर्गर ने डिस्कवर किया था, और उन्होंने बोला था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में परफॉर्म करता है। जबकि एनिमल में डिस्कवर फ्लेमिंग ने किया था, और उन्होंने बोला था कि ओनली डिप्लॉइड सेल में परफॉर्म करता है। ठीक है, और इसी तरह इसमें क्या होता है रिजल्ट कि 1 पेरेंटल सेल डिवाइड टू
आइडेंटिकल टू डॉटर सेल, ठीक है। आइडेंटिकल यहाँ बोला है, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होंगे वो होमोलोगस होंगे, ठीक है। क्यों होमोलोगस होते हैं? क्योंकि देखो क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम इस तरह है आपका, ठीक है। हमें पता है क्रोमोसोम आपके 46 पेयर में रहते हैं, सिंगल तो 23। तो 1 is 1, जब वो पेयर में बनता है तो सेंट्रोमियर आ जाता है और उसकी आर्म जो हो जाती है वो क्रॉस हो जाती है। तब हम देखेंगे तो हमारी आर्म जो है वो, आर्म के बेस पर देखेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम होगा, और बेस के एंगल से देखेंगे तो वो सिस्टर क्रोमोसोम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने आज क्या बताया, सेल साइकिल का प्रोसीजर बताया कि सेल साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों होती है सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल मतलब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसी पे हमने अभी केवल सेल साइकिल देखा कि उसमें आपका 2 फेस आता है, आपका आई फेस और एम फेस, प्रिपरेटरी फेस और आपका डिविजनल फेस, ठीक है। तो इसमें एक नॉन डिविजनल होता है, एक डिविजनल फेस होता है। जो नॉन डिविजनल फेस है उसको हमने फिर फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, G1 फेस, S फेस और G2 फेस। और जो आपका एम फेस है वो फर्दर 2 टाइप डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो यहाँ मैंने केवल हल्का सा आपको फ्रेम स्ट्रक्चर दिखाया है माइटोसिस का। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, माइटोसिस की सारी जो आपका ये आपका कैरियोकाइनेसिस और आपका साइटोकाइनेसिस, इन दोनों के बेस पर मैं विद फिगर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिस तरह ये आपका कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और 4 प्री स्टेजेस होती है। आपका प्रोफेस होता है, एनाफेस होता है, प्रोफेस होता है, मेटाफेस होता है, एनाफेस होता है और टेलोफेस होता है। इसी तरह आपका साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट दोनों में डिफरेंट होता है। एनिमल्स में क्या होता है आपका कि सेंट्रीपिटल होता है, यानी कि बाहर से अंदर फेरो मेथड होता है, फेरो मेथड, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है। जबकि प्लांट में जो होता है वो क्या होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल, और वहां पर सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी है, सेल साइकिल में क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, ये हमने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है। अब आगे वाले वीडियो में हम माइटोसिस के और आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमारा जो मतलब आपका सेल साइकिल होता है उसमें 2 फेस होती है, आई फेस, एम फेस, जो फर्दर डिवाइड रहती है G1, S और G2 में, ठीक है। और एम आपको माइटोसिस एंड मियोसिस में। इसी तरह माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं उसको, और उसको प्लांट में किसने देखा था, स्ट्राबर्गर ने देखा था, और उन्होंने बोला था कि हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल में परफॉर्म करता है। जबकि एनिमल में डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट फ्लेमिंग थे, और उन्होंने बोला था ओनली डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलता है, और इसमें होमोक्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि 1 पेरेंटल सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ आपका ये वाला कंसेप्ट पूरा होता है। अब आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि जिस तरह सेल बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह आपका सेल साइकिल और सेल डिवीज़न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि इससे आप आगे वाले टॉपिक को कोरिलेट कर सकते हो। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक वे में करिए, ताकि आपको उसके आगे आने वाले टॉपिक से भी अपने प्रीवियस लेक्चर से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक को होता है, और हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक आप अपने कंसेप्ट को पढ़िए, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करिए, 1 बार 2 बार विद फिगर करिए, बुक को रीड करिए, ठीक है। एनसीईआरटी ही मैं पढ़ा रही हूँ, कुछ बाहर से नहीं पढ़ा रही हूँ। मेरा बायोमॉलिक्यूल्स और सेल में भी मेरी कोशिश यही है कि मतलब जो भी आपकी एनसीईआरटी है उसका आपका लाइन टू लाइन और वर्ड टू वर्ड कवर हो जाए। तो वही हमारी कोशिश रहती है कि आप जो भी सिंथेटिक सोर्स है वो सोर्स को आप अपने नॉलेज के लिए यूज़ करें और उनकी कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही चीज़ें क्या होंगी, ईजी होती चली जाएंगी।
और जब चीज़ें इजी होती चली जाती है ना, तो हमारा भी सारा अच्छा, मतलब हमें भी पढ़ने को अच्छा लगने लगता है। ठीक है, इसी तरह आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए।